सोनम की मां सविता काफी समय से अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता तलाश रही थी। ऐसे एक दिन सुबह सविता सोनम को कपिल नाम के एक लड़के का फोटो दिखाते हुए बोलती है। ये देख बेटा, बड़ा अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है और घर परिवार भी बहुत अच्छा है। तेरा जीवन बहुत अच्छा होगा। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। अरे बेटा, कब तक नहीं करेगी? एक न एक दिन तो सबको करनी होती है। जब अच्छा लड़का मिल रहा है तो कर लेना शादी। अरे ऐसा लड़का हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत समय से तेरी बात सुन रही हूँ, लेकिन अब नहीं सुनूंगी। परसों मैंने लड़कों वालों को बुलाया है, तू अच्छे से तैयार होकर उनके सामने बैठ जाइयो। इतना कहकर सविता फोटो को वहीं रखकर चली जाती है। 2 दिन बाद कपिल अपनी मां विमला के साथ सविता के घर आता है। आमने सामने कपिल को देखकर सोनम को भी वो काफी पसंद आ जाता है। दोनों परिवार आपस में बात करते हुए कहते हैं, जी कपिल ना मेरा इकलौता बेटा है। आपकी बेटी ना मेरी बेटी बनकर रहेगी और मैं ना उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। आप इस चीज की टेंशन लो ही मत। वैसे आपके परिवार में और कौन कौन है? जी ज्यादा नहीं, बस मेरी 5 बेटियां हैं और 5 की शादी हो रखी है और वो सभी ना अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। अब बस कपिल की शादी कर दूंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा, नहीं तो घर पे अकेले बोर होती रहती हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान आपकी सारी बेटियों को बहुत खुश रखे। ऐसे ही कुछ और बातें करने के बाद दोनों परिवार आपस में रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ महीनों में कपिल और सोनम की शादी हो जाती है। वहीं रस्म और रिवाज के बाद सभी रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी सोनम की 5 नंदे अपने मायके में ही बैठी थी। ऐसे एक दिन सोनम अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, बाकी सब तो चले गई, लेकिन सभी दीदियाँ भी यही हैं। वो अपने ससुराल नहीं जाएंगी क्या? अरे वो नहीं जाएंगी कहीं भी, ये उनका मायका है। जब तक उनका मन करेगा ना तब तक रहेंगी वो यहाँ पे। तू कौन होती है उनको बोलने वाली? तू बस अपने काम पर ध्यान रख और सेवा करती रह। बड़ी आई मुझे बताने वाली। सास की बात सुनकर सोनम चुप हो जाती है और सोनम की बड़ी ननंद मोनी उसे आवाज देते हुए बोलती है, भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो आप? जी दीदी, क्या हुआ? आपने मुझे आवाज दी। होना क्या है भाभी, सुबह हो गई है, हमारी कॉफी कहाँ है और ब्रेकफास्ट कहाँ है? जी मैं बस अभी बनाकर लाती हूँ। आप बता दीजिए कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगी? मेरे लिए तो गर्मा गर्म ठेपला बना दो और बाकी इन सब से पूछ लो ये लोग क्या खाएंगे। मतलब मुझे आप सबके लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाना होगा? आप सब एक ही ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती हो क्या? जी हाँ, जो हम खाना पसंद करेंगे वही तो खाएंगे ना, आपकी पसंद से थोड़ी ना खाएंगे हम। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? अब 5 की पसंद का अलग अलग बनाना पड़ेगा। अरे भाभी, सोच क्या रही हो? ब्रेकफास्ट में इतना टाइम लगाओगी कि दोपहर ही हो जाएगी। जल्दी जाओ लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, जाने से पहले सबसे पूछ लेना सबको क्या खाना है। जब तक सारे टेबल पे बैठे आपका खाना बन जाना चाहिए। मोनी की बात सुनकर सोनम जल्दी से अपनी सारी ननंद से उनके पसंद के ब्रेकफास्ट के बारे में पूछती है और उसके बाद वो रसोई में जाकर जल्दी जल्दी सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। कुछ देर में सभी लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं और मोनी रसोई को साफ सफाई करके कमरे में जाकर पलंग पर बैठ जाती है। तभी उसकी दूसरी ननंद काजल आती है और बोलती है, भाभी, आप ये इस कमरे में क्या कर रही हो? और घर कितना गंदा फैला हुआ है, आपको दिखाई देता है या नहीं देता है? सफाई भी करनी है, जाओ जाके जल्दी करो। वो ननद जी, मैं बस अभी रसोई से फ्री होकर आई थी। 5 मिनट बस आराम कर लूं, उसके बाद मैं सारे काम कर दूंगी। अरे आराम करने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। आराम ना बाद में कर लेना, पहले घर के सारे काम कर लो। अरे नई नई शादी हुई है आपकी, अगर घर में कोई आ गया और घर को इतना गंदा देख लिया, अरे क्या कहेंगे आपके बारे में कि बहू लेके आए हो और इतना गंदा घर कर रखा है। जी ठीक है दीदी, अभी सारी सफाई कर देती हूँ मैं। अरे जल्दी कर लो काम, दोपहर का खाना कौन बनाएगा? चलो जल्दी से काम करके जल्दी हटो यहाँ से। कहाँ फंस गई हूँ मैं शादी करके। मेरी यहाँ 5 बिहाई नंदे हैं, अपने मायके में रहती हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी इस घर में शादी करके नहीं आती। और अब घर का काम भी करना है, फिर से खाना बनाओ, ऊपर से जरा सी भी कोई मदद करने को राजी नहीं होता। खुद से बड़बड़ाती हुई सोनम जैसे तैसे घर का सारा काम करती है और उसकी 5 ननंद तो बस उस पर हुक्म ही चलाया करती। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर दिन अपनी 5 ननंद की सेवा करके सोनम की हालत पूरी होने लगी थी और ऐसे एक दिन सोनम अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊँ क्या? मुझे ना माँ की बहुत याद आ रही है। अरे हाँ हाँ, मुझे क्या दिक्कत होगी यार, चली जाना। अच्छा सुनो ना,
पहले माँ से बात कर लेना। जी, उनसे क्या बात करूं? उन्हें तो अपनी बेटियों के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ, अपनी 5 नंदों की जी तोड़ सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी मेरा पक्ष लेती ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तुम एक काम करना, माँ से प्यार से बात करना, वो मान जाएगी यार और भेज देगी 2-4 दिन के लिए। बेचारी सोनम कुछ नहीं कहती और अगली सुबह सास से अपने मायके जाने की बात कहती है, जिस पर विमला भड़कते हुए बोलती है, क्या कहा तूने? मायके जाना है? तेरा दिमाग तो सही है ना? कोई मायके नहीं जाना, चुपचाप से ससुराल में रहकर मेरी बेटियों की सेवा कर। आ गई बात समझ में? जब तक मेरी बेटियां यहाँ पे है ना, तुझे कहीं नहीं जाना। मैं ना सब जानती हूँ, ये सब तेरे काम से बचने के बहाने हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर सोनम की 5 ननद वहाँ आती हैं और तभी मोनी बोलती है, भाभी आप तो इतने दिनों में ही हमसे थक गई। अरे अगर हम आपको पसंद नहीं है तो आप हमारे मुंह पे कह दो ना, माँ को क्यों परेशान कर रही हो? हम खुद ही चली जाती हैं ना यहाँ से। मैंने सोचा था भाभी आई है, हमें बहुत प्यार करेंगी और मायके में खुशी खुशी रहेंगे हम सब के सब, लेकिन भाभी तो अपना ही दिमाग चला रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आपका ही तो घर है ये। आप जब तक चाहे ना यहाँ रह सकती हो। मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। दिल पर पत्थर रखकर सोनम जैसे तैसे सारी बात को संभाल लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सोनम की मुश्किल बढ़ती जाती है। जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से सोनम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और ऐसे एक दिन सोनम खाना बना रही थी, तभी से गर्मी और कमजोरी के कारण चक्कर आते हैं और वो जमीन पर बेहोश हो जाती है और गैस पर रखी सब्जी जल जाती है और पूरे घर में सब्जी की महक फैलने लगती है। विमला नाक सुकोड़ते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? अरे जाकर देखती हूँ रसोई में हो क्या रहा है आखिर। अरे बहू, कहाँ मर गई? ये काम चोर भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है काम छोड़कर। हे भगवान, ये सारी सब्जी जल गई। ये करमजली है कहाँ? तो विमला की नजर बेहोश पड़ी सोनम पर जाती है। अरे बहू, यहाँ क्यों सो रही है? जाके अपने रूम में सो जाती ना, आलसी कहीं की। अरे मोनी, काजल जल्दी आओ, तुम्हारी भाभी यहाँ पे बेहोश हो रखी है। जैसे तैसे लोग मिलकर सोनम को बाहर लाते हैं और सोफे पर लेटा देते हैं। काजल सोनम के मुंह पर पानी की छींटे मारती है और तभी सोनम जोर से चिल्लाती है, मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है, सब्जी काटनी है, रोटी बनानी है, चावल बनाने हैं। काजल दीदी को ये सब पसंद है, मोना दीदी को ये पसंद है। बहुत सारा खाना बनाना है। हाय, मैंने सब्जी गैस पर रखी थी, कहीं जल ना जाए। अरे अरे भाभी रुक जाओ, अरे थम जाओ, थोड़ी सांस ले लो फिर बोलो। अरे आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो और मैं सोफे पर क्यों लेटी हूँ? क्या हुआ? मैं तो खाना बना रही थी। खाना आप बना रही थी लेकिन आप बेहोश हो गई, और जितना आप खाना बना रही थी ना, सारा का सारा गैस पे फूक ही गया और सारे घर में जले हुए खाने की बदबू ही फैल गई। आपका ध्यान काम में लगता है या नहीं लगता है? मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन मैं तो खाना बना रही थी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब होश आ गया ना आपको? जाओ जल्दी जाके खाना बनाओ वापस। वैसे तो इतनी तेज भूख लगी है मुझे, ऊपर से आपकी नौटंकी चल रही है। पता नहीं आजकल की बहुओं को हो क्या गया है, जरा सा काम किया तो चक्कर आ गए। सोनम की हालत को ना समझते हुए 5 नंदियों से जमकर सुना देती हैं। बेचारी सोनम फिर से कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं और 5 महीने यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी ननंद ने अपने ससुराल जाने का जिक्र नहीं किया। वही लगातार काम और मेहनत करके सोनम सूख कर काटा हो चुकी थी और ऐसी एक दिन, ना जाने मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरे ही नसीब में ये सब होना लिखा था। मुझे तो लगा था कि मेरी 5 नंदों की शादी हो चुकी है, अब आराम से अपने घर में खुश होंगी। लेकिन यहाँ तो ये 5 शादी के बाद भी मेरे सर पर बोझ बन के बैठी हुई हैं। भला ऐसा भी क्या होता है, शादी हो गई है फिर भी मायके में रहो। ना जाने कैसी सास है मेरी जो अपनी बेटियों की हाँ में हाँ मिलाती है और उन्हें जाने को भी नहीं कहती है। सोनम इतना बोल ही रही थी कि तभी काजल हाथों में एक बड़ा सा बैग ले आती है और बोलती है, भाभी, ओ भाभी, आप हॉल में आ जाओ। हम 5 अपने अपने ससुराल जा रही हैं, तो आके हमसे मिल लो एक बार। क्या कहा आपने? आप सभी जा रही हैं? अरे भाभी, इतना खुश क्यों हो रही हो? अलादीन का चिराग लग गया क्या हाथ में? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चलो ना, मैं आ रही हूँ आप सभी से मिलने के लिए। काजल चली जाती है। सोनम भी उसके पीछे पीछे जाती है। सभी से मिलने के बाद आखिरकार सोनम की 5 ननद अपने ससुराल चली जाती हैं
उनके जाने के बाद सोनम एक लंबी राहत की सांस लेती है और खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर मिठाई खाते हुए बोलती है, आज तो कोई कर्म वाला दिन चढ़ा है मेरा। कितने सुख की सांस आ रही है। आज कोई मुझ पर हुक्म नहीं चला रहा। सारा काम भी समय पर हो गया, खाना भी बन गया और मेरे पास आराम करने के लिए बहुत सारा समय है। वरना मैं तो सारा दिन बस चूल्हे पर रोटी की तरह सिकती ही रहती हूँ। चलो आज तो मैं आराम से दिन में सो सकती हूँ। इतना कहकर सोनम चादर तान कर आराम से बिस्तर पर सो जाती है। पांचों ननद के जाने के बाद सोनम कपिल के साथ भी अच्छे से समय बिता रही थी। एक दिन सोनम बड़े आराम से टीवी देख रही थी कि तभी विमला उसके पास आती है और बोलती है, अरे बहू, इस टीवी को बंद कर और जाकर ना रसोई में खाने की तैयारी कर। खाने की तैयारी क्यों? और हम तो दोपहर का खाना खा ही चुके हैं ना, और रात का खाना बनाने में तो अभी समय है, तो मुझे थोड़ी देर टीवी देखने दीजिए। अरे हमने तो खाना खा लिया, लेकिन मेहमानों को भी तो खाना खाना होता है, उनके लिए जाकर बना। मेहमान? कौन मेहमान? माँ जी, कौन से मेहमान आ रहे हैं? अरे और कौन आएगा, तेरी पांचों ननद आ रही हैं। उनका मन नहीं लग रहा ना ससुराल में, इसलिए आ रही हैं घूमने के लिए। जा रसोई में जाकर ना खाना बनाने की तैयारी कर। तू ये सब मत पूछ मुझसे। विमला की बातें सुनकर सोनम का मुंह बन जाता है और वो टीवी बंद करके रसोई में चली जाती है और बर्तनों को इधर उधर करते हुए बोलती है, अगर मेरी शादीशुदा नंदों को शादी के बाद भी मायके में रहना था तो शादी करने की जरूरत ही क्या थी? इससे अच्छा तो संन्यास ही ले लेती, जीवन भर अपने मायके में पड़ी रहती। शादी में इतना सारा पैसा लगा दिया। 4 दिन मेरे सुख से बीते थे कि फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ रही हैं पांचों। अब लगे रहो सारा दिन इनके लिए खाना बनाने में। जैसे तैसे सोनम अपनी नंदों के आने से पहले उनकी पसंद के सारे पकवान बना देती है। रात को उसकी पांचों ननद घर आती हैं और सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अब पांचों ननदों के वापस आने पर सोनम की जिंदगी पहले जैसी हो गई थी। बेचारी को पूरे दिन रात मेहनत ही करनी पड़ती, लेकिन अब सोनम बुरी तरीके से सबसे परेशान हो चुकी थी और ऐसे एक दिन वो खुद से बोलती है, अब बस बहुत हो गया। मैं नहीं कर सकती अपनी 5 नंदों की इतनी सारी हजूरी। अरे हद होती है। ये पांचों की पांचों तो बड़ी बेशरम हो गई हैं। मैं अगर कुछ कहती नहीं हूँ तो ये मेरे सर पर आत्माओं की तरह नाच रही हैं। अब मैं इनकी अकल को ठिकाने लगा के रहूंगी। इतना कहकर सोनम अपने कमरे से बाहर निकलती है और इधर उधर देखती है। उसे कोई नजर नहीं आता, तो वो गुलदस्ता सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और जोर से चिल्लाती है, हाय मैं तो मर गई, कोई आओ मुझे बचाओ। हाय मेरे पैर में मोच आ गई, मेरी कमर। माँ जी मेरी कमर टूट गई। काजल दीदी, मोना दीदी, आप कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, मुझे अस्पताल लेकर जाओ। हाय बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ कोई। सोनम की दर्द वाली आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास आते हैं और तभी काजल बोलती है, अरे भाभी क्या हो गया आपको? आप गिर कैसे गई हो? मैं गुलदस्ता लेकर नीचे आ रही थी दीदी, मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से गिर गई। हाय बड़ा दर्द हो रहा है मुझे। मेरी तो कमर ही टूट रही है और मेरे पैर टूट रहे हैं। मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। सभी लोग जैसे तैसे मिलकर सोनम को उसके कमरे तक ले आते हैं। सोनम के इस नाटक के बाद से घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारी उन पांचों नंदों पर आ जाती है। 2 ही दिनों में सारी की सारी नंदों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, जिसके बाद पांचों की पांचों कोई न कोई बहाना करके वापस से अपने ससुराल चली जाती है और आखिरकार उन्हें समझ में आ जाता है कि अकेले काम करना कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम है। और एक छोटे से नाटक के बाद से सोनम की पांचों नंदे अपने मायके से वापस लौट चुकी थी। जब भी उन्हें कोई खास काम होता तभी वो अपने मायके आती और अब सारी नंदे अपने ससुराल में बिजी हो चुकी थी।